नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका सहयोगी मारूफ रज़ा। अब तक हमने आपसे बहुत सारी शख्सियतों से मिलवाया, सियासी भी, समाजी भी। आज भी मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है, लेकिन सियासी नहीं है। हाँ, सियासी लोगों के साथ छेड़छाड़ करना उनका पेशा है और जब छेड़ते हैं तो सुर्खियों में आ ही जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इरफान। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में है और बहुत आपने बहुत जिन शुक्रिया। को वक्त दिया। मज़ा आ गया, बहुत आपके सारी साथ बात बातें करने का करनी है। मौका मिलेगा। जी जी। जो आदमी इतने लोगों की उधेड़बुन करता है। नहीं, आपकी उधेड़-बुन नहीं करेंगे, लेकिन आपके बारे में जानेंगे ज़रूर। इरफान बहुत ज़बरदस्त कार्टूनिस्ट हैं। जब भी बनाते हैं, कुछ न कुछ नया बनाते हैं, कुछ नई बात और नया मैसेज उसमें निकल के आता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना मुझे और आपको लगता है। इसके पीछे की उनकी मेहनत है, एक स्ट्रगल है। तो देखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र को कहाँ से शुरू किया और किस मकाम पर पहुँचे। हमारे काम ही हमारी पहचान होते हैं, लेकिन 42 साल के इरफान ने दूसरों के कामों को अपने कार्टून के जरिए दुनिया के सामने लाकर अपनी अलग पहचान बनाई। ग्वालियर के साधारण परिवार में जन्मे इरफान खान ने 27 साल की उम्र में बतौर कार्टूनिस्ट अपना करियर शुरू किया। समाज में खड़े हो रहे बड़े गंभीर मुद्दों को बड़ी आसानी से अपने कार्टून के जरिए दुनिया के आगे परोसने वाले इरफान ने कभी सोचा नहीं था कि उनका ये शौक एक दिन उनकी ताकत बन जाएगा। 1982 में दैनिक भास्कर से मीडिया जगत में अपने कार्टून के साथ कदम रखने वाले इरफान ने भी अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल का सामना किया, लेकिन जैसे जैसे उनके कार्टून ग्लोबल हुए वैसे वैसे उनकी तरक्की के रास्ते खुलते गए। इरफान ने इस इंडस्ट्री में उस समय कदम रखा जब हिंदी न्यूज़पेपर में कार्टून के लिए कोई जगह नहीं थी। इरफान ने लखनऊ के टाइम्स ग्रुप के साथ काम करने के साथ ही नेशनल मीडिया में कदम रखा। 1994 में वे दिल्ली आए। इसके बाद उन्होंने द इकोनॉमिक टाइम्स, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द इंडियन एज, द इंडियन एक्सप्रेस के साथ कई जाने माने मीडिया चैनल के साथ भी काम किया। इसके अलावा 1995 में इरफान के कंधों पर टोक्यो में 10th एशियन कार्टून एग्जीबिशन में भारत को रिप्रेजेंट करने का काम भी सौंपा गया। इरफान के 3 कार्टून कलेक्शन पंचलाइन, माई ड्यूली और करगिल कार्टून्स काफी मशहूर हैं। NCERT की हाई स्कूल की किताब में भी अपने कार्टून के जरिए इरफान ने काफी योगदान दिया। हाल ही में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया YK सबरवाल पर कुछ कार्टून बनाने के बाद इरफान पर मुकदमा भी हुआ। ये मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बुलंद हौसले वाले इरफान आज भी अपने कार्टून के जरिए देश में और समाज की बुराइयों को कागजों में उकेर देते हैं। इरफान, ज़िंदगी में पहले कभी आपने सोचा था कि मैं कार्टून बनाते बनाते यहाँ पहुँच जाऊँगा, या लोग मुझे ही कुछ और कहेंगे या मुझ पर ही हंसेंगे? एक्चुअल में ज़िंदगी के बारे में, कल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कि मैंने सोचा ये ज़रूर था कि कुछ ऐसा होगा जिसमें लोग आके कहेंगे कि भाई कुछ अच्छा काम कर रहे हो जी। और ऐसा काम थोड़े थोड़े लेवल पर जैसे जैसे मैं अपना जब जब मुझे लगा कि ये बेहतर हो सकता है वो काम मैं करता गया। जी। तो इस लाइन में भी मैं इसी तरह से आना चाहता था कि कभी ऐसा हो कि लोग अलग से देखें, कोई ऐसा पेशा हो। जी। तो ये लाइन मैंने इसीलिए ली कि मैं कुछ ज़्यादा ही अलग सा नहीं हो गया? नहीं, ये ज़्यादा तो नहीं हो गया, लेकिन जब मैंने शुरू किया था तब बहुत अलग हुआ करता था। अब तो ये काफ़ी नॉर्मल सी बात हो गई है कि आपको हर अखबार में एक कार्टूनिस्ट मिल जाएगा। लेकिन जब मैं हुआ करता था तब ये बाकायदा ऐसा लगता था कि बड़ा अटपटा सा काम है, और उस टाइम ये लगता था कि जैसे कि ये हमारी अपनी आर्ट नहीं है ऐसे, क्योंकि हिंदी में तो कार्टून्स आते नहीं थे। तो अब ये मुझे लगता है कि 80s में असली हिंदी में कार्टून्स आना शुरू हुए हैं। पहली बार आपने कब और कैसे कार्टून बनाया जी, और किसने आपको सराहा कि आप उसी लाइन पे आगे चलें? मैंने कार्टून बनाया था 80 में बनाया होगा, सन 80 में, और उसको वहाँ लोकल अखबार के अंदर जैसे पॉलिटिकल कार्टून आप एकदम से जाएं और एकदम छक्का मार दें जैसे कि, तो वो तो आप कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल इसमें जैसे हर फील्ड में होता है ना, ऐसे कार्टूनिंग में भी है कि आपने जोक्स के ऊपर बनाना शुरू किए, फिर आपकी समझ बड़ी हुई, तो फिर पॉलिटिकल समझ आपकी शुरू हुई, तो पॉलिटिकल बनाएंगे तो वो बच्चा देख के अरे क्या पॉलिटिकल कार्टून बनाएगा। तो मैंने भी ऐसे कि एक जो दिवाली विशेषांक वगैरह आते थे तो उसमें अपना हाथ में अपना आजमाता था कि 3-4 देख के आया, उसमें से एक आध लग गया जी। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि 2-3 साल मेरे ऐसे उन्होंने, मैं पीछे पढ़ता था उस एडिटर के, सर कब आएगा ऐसे करते करते वो मेरा एक कार्टून छाप देता था जी।
तो 80 में मेरा जाके एक कार्टून छपा। तो जो एक चुटकुला था उसके ऊपर एक कार्टून था। वो क्या चुटकुला था वो? ऐसा था कि वो एक जा रहा है ऑटो वाला और उससे रोकता है एक आदमी, वो कहता है कि भाई क्या बाड़े जाओगे, हमारे यहाँ एक जगह है बहुत पॉपुलर है। तो उसने कहा हाँ जाएंगे। तो उसने कहा जाइए। तो ये कार्टून था, 2 उसमें पार्ट में मैंने उसको बनाया जी। उसके लिए बड़ा इधर उधर से कैसे होगा, कैसे बनाया जाएगा, 1-2 लोगों की मदद भी ली मैंने उसको बनाने में। फिर उसके बाद में मैंने इसी के ऊपर, मैं जोक्स के ऊपर 2-4 कार्टून्स मैंने बनाए। फिर मैंने सोचा कि इसको और डेवलप किया जाए। तो पॉलिटिकल कार्टून्स का मुझे पता चला कि कार्टून जो है एक्चुअल में तो पॉलिटिकल होते हैं और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े भी होते हैं आदमी के। तो उसके लिए मैंने फिर उसमें अखबारों के जो लोग थे, जो अखबार पढ़ते थे बहुत, उनको ढूंढा अपने मोहल्ले में, भाई कौन आदमी पढ़ता है ये, क्योंकि फ्रंट पेज पढ़ना, लोग तो ना क्राइम की, इधर उधर की लूट खसोट की खबरें पढ़ते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कौन पढ़ता है। तो मैं बहुत पुराने बूढ़े लोगों को ढूंढता था जो पढ़ते रहते थे, उनसे बात करता था बैठ के इनसे कि क्या बनाऊँ। तो बड़े खुश होते थे कि भाई अरे ये तो अलग ही लड़का एकदम, ये ऐसी बातें करता है आके हमसे। तो फिर उससे हम जाके 80s में मैंने मतलब 82 में मेरा कार्टून पॉलिटिकल शुरू हुआ था। जी। लेकिन जहाँ पर लोग अपने कैरियर को लेकर के कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, जर्नलिस्ट बनना चाहिए, साइंटिस्ट बनना चाहिए, बिल्कुल आपने एक लाइन चुनी। जब आपने एक लाइन चुनी तो क्या आपके घर से आपको वो सहयोग, वो कोऑपरेशन मिला? हाँ, ये अच्छी बात थी कि घर में ये था कि ज़्यादा नहीं था कि भाई आप यही बनिए, इसके पीछे वो लोग नहीं पड़े हुए थे मेरे। अच्छा। और मेरे जो फादर हैं वो ज़्यादा हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते थे, जैसे देखा जाए तो वो मेरे लिए एक अच्छी बात भी रही। अच्छा। हाँ, तो उनका जो काम था वो सुबह से रात तक अपना वकालत में लगे रहते थे, लेकिन हम लोग की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। अच्छा। तो हम लोग अपनी मदर के साथ में ही ज़्यादा अटैच रहते थे, मैं ज़्यादा रहता था। तो मेरी पढ़ाई की तरफ तो उन्होंने कुछ ऐसा दिया नहीं कि भाई आप यही बन जाइए। तो बाद में ये हुआ कि लोगों ने कहा कि अरे भाई लेकिन इसमें होगा क्या, 5-6 रुपये कार्टून के मिलते हैं, इससे क्या होगा जी। लेकिन मुझे कुछ आइडिया ऐसा होने लगा था कि अगर मैं इसमें आगे जाऊंगा तो फिर मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ जी। और उसके लिए मुझे दिल्ली में आके काम करना पड़ेगा। लेकिन तो मैंने वहाँ तय कर लिया था कि मैं छोड़ूंगा और दिल्ली आके मैं काम करूँगा। जी। तो वहाँ से मुझे पाबंदी नहीं थी, ये अच्छी बात रही, इसीलिए मैं इस लाइन में फिर चलता गया। इरफान साहब को पाबंदी नहीं थी, उस बंदिश के दायरे से बाहर रहे और उन्होंने जब अपनी कलम चलाई तो उसको भी बंदिश नहीं दी। जहाँ कलम चली एक नया चेहरा बना डाला और पैसे भी मिले, शोहरत भी मिली और ग्वालियर से दिल्ली पहुँचने का एक नया रास्ता भी मिला। बातें बहुत सारी हैं और भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।